हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। देखिए, हम लोगों के पास जो है हार्डली 20 डेज जो हैं बचे हुए हैं फॉर नाइपर जेई एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना चाहिए? जो भी प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं, प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स हैं, उनको पहले करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए या कोई न्यू टॉपिक्स पढ़ना चाहिए। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि नॉन फार्मा में इंपॉर्टेंट है, वो आपको रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, और आपको जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं, तो मॉक टेस्ट को कैसे सॉल्व करना चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, देखिए, मैंने भी ये जो मॉक टेस्ट है उसको सॉल्व नहीं किया है, लेकिन मुझे पता है कि इस बार जो है टाइमिंग थोड़ी सी बढ़ी है, हाफ एन आवर। लेकिन जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है नॉन फार्मा के, वो 40 क्वेश्चन इंक्रीज हुए हैं, जो कि उस हाफ एन आवर में होना मुश्किल है। ठीक है, तो वो मैं एक स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ जिसके थ्रू आप जो है सॉल्व करेंगे तो आपको बेनिफिशियल होगा। ठीक है, सो इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। तो आगे चलते हैं। पहले तो हम लोग पेपर पैटर्न, जो कि आपको सबको पता है कि 120 क्वेश्चन फार्मेसी के हो गए हैं इस बार। ठीक है, जो कि 60% है अराउंड आपके नाइपर के एग्जाम के बाद। ठीक है, और 40% जो क्वेश्चन हैं, जैसे कि 40% क्वेश्चन यानी कि 80 नॉन फार्मा क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नॉन फार्मा के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मुझे पता है आप लोग पहले से ही नॉन फार्मा को जो है लाइटली ले रहे हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि लास्ट में जाके कर लूँगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन इस अगर 20 दिन में आप नहीं किए तो फिर आपको आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, सो अभी आप अगर आपको नाइपर चाहिए, कोई भी नाइपर चाहिए, तो आप जो है अच्छे से नॉन फार्मा जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा आपका कि आपको फार्मा कितना पढ़ना चाहिए, नॉन फार्मा कितना पढ़ना चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि सिंस नाइपर मॉल ही करा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो मैंने बोला था आपको कि मैं टॉपिक्स का जरूर एक बार और लाऊंगा, ताकि आपको एक याद दिमाग में रहे कि क्या पढ़ना है लास्ट में। ठीक है, लास्ट 20 डेज सबसे पहले आपको प्रॉपरली आपको टाइम वगैरह जो है मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बस नॉन फार्मा ही सॉल्व करते रह जा रहे हैं, उसी टाइम में फार्मा ही सॉल्व करते रह जा रहे हैं। आपको प्रॉपरली टाइम को मेंटेन करना है, तभी आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये हाई फील्ड फार्मेसी के टॉपिक्स हैं, मैं आपको बताऊंगा। नॉन फार्मा के टॉपिक्स बताऊंगा आपको। ठीक है, इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करूंगा, ऐसे कि ये आ सकता है ऐसे। देखिए, मैं खुद पेपर नहीं बना रहा हूँ तो मुझे नहीं पता, लेकिन लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लास्ट 20 स्ट्रेटजी। आपको मेन फोकस जो है किस पे रखना है, फार्मेसी पे रखना है। 60 से 65% आपको फोकस जो है इसी पे रखना है। मेन हाई वेटेज तो यही है, क्योंकि आपको पता है होना चाहिए कि अगर आप 4 साल फार्मेसी ही पढ़ के आए हैं, ठीक है, तो आप अगर भूलते भी हैं तब भी आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा, अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो रहेगा दिमाग में। ठीक है, लेकिन उसके लिए सिर्फ आपको क्या करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, तो आप मोस्टली टाइम जो है वो फार्मा को ही रिवाइज करने का दीजिए। ठीक है, फार्मा ओनली 60 से 65%, लेकिन 20 से 25% जो है आपको नॉन फार्मा भी पढ़ना है, क्योंकि इस बार अच्छे खासे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, और मॉक टेस्ट जो है आप 20 डेज बचे हैं, तो आप 5 to 10 मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं अल्टरनेट डेज पे। और याद रहे उनको जो है वो एनालाइज जरूर करिएगा। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आपको। फिर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डे 1 से डे 10 तक क्या करना चाहते हैं, ये क्या करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये बता दूँ आपको, लास्ट डेज में अगर आपको 3 से 4 दिन बचेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, मॉक टेस्ट नहीं देना है। देखिए, और सिर्फ क्या करना है, रिवीजन करना है। किसका रिवाइज करना है, आप जो भी शॉर्ट नोट बनाए होंगे, क्लासिफिकेशन की बुक आपके पास होगी फार्माकोलॉजी के लिए, आपके लिए आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक होगी शॉर्ट में, वो आप देख लेंगे। ठीक है, और मॉक टेस्ट मतलब मैं कहूँगा तो अवॉइड ही करिएगा। ठीक है, और जो है फुल रिवीजन कीजिएगा, सिर्फ रिवीजन लास्ट 3 डेज पे। उसके पहले का जो है आपको ये आप अपने अकॉर्डिंग जो है मेंटेन वो कर सकते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो लास्ट में थोड़े फ़ायदे करते हैं यहाँ पे। और एक मैं फार्माकोलॉजी की पीडीएफ आपको अपलोड करूँगा। याद रहे कि आप सबको वो फार्माकोलॉजी की पीडीएफ ज़रूर पढ़ के जाना है लास्ट डे एग्ज़ाम के पहले। लास्ट एग्ज़ाम के पहले ही पढ़ लीजिएगा, 2 घंटे पहले आराम से। वो हाफ एन आवर में, वो हाफ एन आवर से जल्दी ही ख़त्म हो जाती है। और मैंने ये पढ़ा था, उससे कई क्वेश्चन मेरे एज इट इज़ आए थे। ठीक है, और एक बात बता दूँ आपको कि एक मैंने आपको पीडीएफ भेजा होगा, पीडीएफ या पिक्चर फॉर्म में भेजा होगा, कि जो भी एफडीए अप्रूव्ड ड्रग्स हैं
वो कौन कौन से हैं, ठीक है, न्यू, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी आप हम आगे चलते हैं कि क्या होना चाहिए आपका शेड्यूल। तो एटलीस्ट 2 से 3 सब्जेक्ट जो हैं रिवाइज करिए पर डे मैं बोलूँगा। जो भी माइनर सब्जेक्ट्स हैं उनको पहले रिवाइज कर लीजिए, 2 से 3 सब्जेक्ट आराम से हो जाएगा एक दिन में। फिर फार्माकोलॉजी को देख लीजिए, फिर फार्मास्यूटिक्स को देख लीजिए ऐसे, ठीक है। फिर नॉन फार्मा के लिए आप कम से कम 1 से 1.5 घंटे रोज़ पढ़िए, यानी 2 आवर्स मिनिमम उसको पढ़िए। फिर उसका जो है सॉल्व कीजिए क्वेश्चन, ठीक है। मैं कब से बताता आ रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ आपका बेसिक नॉलेज देखा जाएगा, बेसिक जो है आपको फार्मूलाज जो है आप अप्लाई करने आता है कि नहीं, ये सब आपको देखा जाएगा। बाकी आप रोज़ जो है कम से कम मिक्स क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फार्मा और नॉन फार्मा का अच्छे से, ठीक है। मैंने तो आपको बताया कितनी सोर्सेज बता चुका हूँ आपको, कोर्सेज कहाँ से सॉल्व करना है, MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन आप जो है फार्मेसी को रिवाइज करिए, फिर नॉन फार्मा को थोड़ा बहुत, और फिर MCQs वगैरह सॉल्व करते रहिए। अब हम लोग देखते हैं मॉक टेस्ट। बताया आपको कि अल्टरनेट डेज पे आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। जो भी आप मिस्टेक करते हैं, सबका मिस्टेक होता है, कोई भी कितना ही ब्रिलियंट हो, सबका एक सिली मिस्टेक हो ही जाता है, ठीक है। उसके बाद जो भी सिली मिस्टेक है उसको देखिए, वीक कॉन्सेप्ट है उसको आप एक कॉपी बना के उसमें लिख लीजिए, जो कि लास्ट डे जब आप जाएंगे एग्ज़ाम के पहले तो आप वो रिवाइज कर लीजिए। वो कॉपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे पास खुद उसका वो कॉपी है मेरे पास, ठीक है। अब जो 200 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, 1.5 आवर्स में, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो राउंड सबसे पहले आप ना, मैं कहूँगा कि आप फार्मा सॉल्व कीजिएगा, फार्मा पार्ट, क्योंकि फार्मा पार्ट जो है वो ईजिली हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस जो बूस्ट करेगा। क्योंकि अगर आप नॉन फार्मा में पहले आ गए तो आप बहुत से क्वेश्चन जो है स्किप करेंगे, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे तो आप स्किप करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपको लगेगा कि यार एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा हार्ड आया है, तो उससे आपको जो है डीमोटिवेशन हो सकता है। तो इससे पहले आप जो है फार्मा सॉल्व कीजिएगा। आपका फार्मा जो है वो 40 मिनट्स में अराउंड हो ही जाएगा आराम से। मेरा टाइम 160 क्वेश्चन थे, तभी मेरा 40 मिनट्स में हो गया था फार्मा, ठीक है। फिर मैं नॉन फार्मा पे गया था। तो हाँ, ऐसा आप स्विच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले नॉन फार्मा ही खुलता है, लेकिन आप उसको स्विच करके सीधा जो है फार्मा में चले जाइएगा। फिर उसके बाद कभी भी आप स्विच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसमें, ठीक है। तो आप ऐसे जो है सॉल्व कीजिएगा, राउंड 1 में आप फार्मा पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, फिर नॉन फार्मा सॉल्व कीजिएगा जितना टाइम लगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अपना जो भी डिफिकल्ट या क्वेश्चन रिमेनिंग है उनको आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और स्ट्रिक्टली आप ये फॉलो कीजिएगा कि आप जो है 1 मिनट ही दीजिएगा एक क्वेश्चन को। अगर आपको नहीं सॉल्व हो रहा है 1 मिनट में तो आगे बढ़ जाइएगा। अगर आप ऐसा 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट देने लगेंगे एक ही क्वेश्चन पे, तो वो आपका जो है बाकी क्वेश्चन छूट सकते हैं। देखिए, मैं बोलूँगा कि आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, एटलीस्ट आपको सभी क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है। सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब आपको सभी क्वेश्चन पे जाना है, देखना है कि ये मेरा होने लायक है, तो उसको सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत से बच्चे हैं ऐसे जिनको सब आता है, लेकिन वो क्वेश्चन ही नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उनका टाइम जो है मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और मॉक टेस्ट जो भी आप दे रहे हैं इस बीच उसको एनालाइज जरूर कीजिएगा कि आपको कोई मिस्टेक क्या हुआ है, वो जरूर एनालाइज कीजिएगा। हम देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हो सकते हैं। देखिए, टैबलेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके एक्सिपिएंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक्सिपिएंट में भी उनके कुछ कभी ब्रांड नेम्स आ जाते हैं, तो एक्सिपिएंट जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा, टैबलेट्स वगैरह पढ़ लीजिएगा अच्छे से। जो भी डिफेक्ट होता है वो आता है, कोटिंग वगैरह जो है आता है, ठीक है। कैप्सूल के बारे में सब पढ़ लीजिएगा, माइक्रो कैप्सूल के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बूस्टर प्रोसेस क्या होता है, पेन कोटिंग क्या होता है, फिर पाउडर्स के बारे में, ग्रेनुल्स के बारे में, अब ग्रेनुल डेंसिटी क्या होती है, ठीक है, और बाकी डेंसिटी क्या होती है, वो सब देख लीजिएगा अच्छे से। सस्पेंशन हो गए, इमल्सन हो गए, आपको पता होगा। और जो भी सस्पेंशन होगा उसके अंदर एक पोस्ट वॉल रैपनिंग होता है, वो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, वो देख लीजिएगा। और सेमी सॉलिड्स देख लीजिएगा, सपोजिटरीज और एरोसोल्स, मतलब जो भी डोजेस फॉर्म है उनको अच्छे से आपको देख लेना है, ठीक है। और फिजिकल फार्मास्यूटिक्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से। रियोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रियोलॉजी हम लोगों के लिए, हम लोगों के कॉलेज में डेडिकेटेड जो है लेक्चर लिया जाता है उसका, और मैथमेटिक्स का भी लिया जाता है, ठीक है। सरफेस इंटीग्रेशन हम लोग कैसे मेजर करते हैं, सब देख लीजिएगा। सेगमेंटेशन, बफर्स क्या होता है, एजोटोनिसिटी क्या होता है, ये सब जो है इंजेक्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी काइनेटिक्स हो गया, ये सब, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मैं बता दूंगा आपको, फार्मास्यूटिक्स में प्री फॉर्मुलेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। हैबिट क्या होता है, कितने टाइप के हैबिट होते हैं, और कौन सा ड्रग में कौन सा हैबिट होता है, एग्जाम्पल आप जरूर देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं ये NDDS। NDDS का तो एक डेडिकेटेड सब्जेक्ट है, NDDS हो गया, CRDDS,
आप लोग आएंगे फार्मास्यूटिक्स में तो आपको पढ़ना होगा। तो ये सस्टेन रिलीज क्या होता है, कंट्रोल रिलीज क्या होता है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट। और टारगेटेड ड्रग डिलीवरी कौन कौन से होते हैं, इसके लाइपोसोम हो गया, ठीक है, नायोसोम हो गया, बाइलोसोम हो गया, कार्बन नैनोट्यूब क्या होता है। लेकिन आप अगर ये नहीं पढ़े हैं कार्बन नैनोट्यूब तो भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ये सब जरूर देख लीजिएगा, लाइपोसोम वगैरह। ट्रांसडर्मल ड्रग सिस्टम्स क्या होते हैं, ट्रांसडर्मल पैच में कितने लेयर्स होते हैं, कौन से लेयर में क्या होता है, ये सब देख लीजिएगा। ऑस्मोटिक सिस्टम्स जैसे कि उनके एग्जाम्पल देख लीजिएगा, ओरोस वगैरह, क्योंकि ओरोस जो है वो लास्ट टाइम आया था, ठीक है। लाइपोसोम में नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं बताया आपको, रेंज दिख लीजिएगा, साइज रेंज कितना होता है नैनो पार्टिकल का वो। और यहीं से एक क्वेश्चन आया था, सॉरी टारगेट से, ईपीआर इफेक्ट, ईपीआर क्या होता है वो भी आप देख लीजिएगा, फॉर्म को भी है। माइक्रोस्फेयर्स क्या होते हैं, माइक्रो कैप्सूल्स, इंसिटू प्लाज्मा इम्प्लांट्स, जो कि मेरा टॉपिक है, तो ये जरूर देख लीजिएगा। इंजेक्टेबल्स में ये सब होते हैं। और बायोफार्मास्यूटिक्स से ड्रग रिलीज काइनेटिक्स क्या होता है, इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन जो होता है, ए क्या होता है, बी क्या होता है और सी क्या होता है, ऐसे जो है सब देख लीजिएगा कैसे। बायोइक्विवेलेंट क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी, बायोइक्विवेलेंस क्या होता है, ठीक है। एडीएम में आपको पता होगा, अच्छे से पढ़े होंगे आप लोग। क्लियरेंस और हाफ लाइफ देख लीजिएगा। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम और डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कौन कौन से ड्रग में होता है, ये सब देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी और एनालिसिस वगैरह में, ठीक है। तो पेरेंटल इंपॉर्टेंट है, ऑप्थेल्मिक इंपॉर्टेंट है, ये सब, ठीक है। लाल टेस्ट, पारोजन टेस्ट वगैरह, हेपा फिल्टर्स के बारे में देख लीजिएगा। जीएमपी वगैरह के फुल फॉर्म, जीएलपी के फुल फॉर्म, ये सब, ठीक है। और आईसीएच गाइडलाइंस, वेरी इंपॉर्टेंट, आईसीएच गाइडलाइंस देख लीजिएगा, ठीक है। एनालिटिकल वैलिडेशन किसके लिए होता है, स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए किसके लिए होता है, वो सब देखेंगे। अब आता हूँ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में, जो भी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जैसे वुडवर्ड फिशर रूल वगैरह हो गया, ये सब देख लीजिएगा। इसके जो है बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है, ठीक है, ये सब। आईआर का देख लीजिएगा, सब कब आईआर कब अप्लाई होता है, और जो रेंज होता है उनका आईआर का वो देख लीजिएगा, ये सब। अब आता है आपका एनएमआर का बेसिक देख लीजिएगा अच्छे से, और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह आपको आना चाहिए। एचपीएलसी जो है इंपॉर्टेंट है, एचपीएलसी से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सब जो है हाई क्रोमेटोग्राफी से। इलेक्ट्रॉनिकल टेक्निक्स कभी कभी आता है, मोस्टली टाइट्रेशन देख लीजिएगा, टाइट्रेशन बेसिकली आपको आता होगा। और ये वैलिडेशन के पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ठीक है। बस बता दूंगा, एनालिटिकल वैलिडेशन जो होता है वो आईसीएच गाइडलाइन क्यूटी के अंदर आता है, क्यू2 के अंदर आता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में देखिए, पहले बता चुका हूँ आपको, एंटी कैंसर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो भी न्यू ड्रग्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटी कैंसर इंपॉर्टेंट है। और जो ओरल एंटी डायबिटिक हो गया, इंजेक्टेबल एंटी डायबिटिक हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, सॉरी। एएनएस वगैरह अच्छे से देख लीजिएगा, सीएनएस और सीएस के बारे में सब देख लीजिएगा। डायबिटिक्स क्या होते हैं, एंटी ड्रग्स क्लासिफिकेशन, यहाँ से क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर भी, और हमेशा मोस्टली आता है क्वेश्चन। मोस्टली जो क्या देखना है आपको, मोड ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है, साइड इफेक्ट क्या है, और कोई भी ड्रग है उसका इंटरेक्शन क्या है ड्रग के साथ, वो देख लीजिएगा, ड्रग इंटरेक्शन वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री वगैरह के बारे में। तो ये सब का फार्माकोलॉजी का ही टॉपिक है जो रह गया है, इंसुलिन, स्टेरॉइड, थायराइड वगैरह, ये सब। और मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपको एससीआर वगैरह कभी कभी भूले जा सकते हैं, लेकिन हेटेरोसाइक्लिक जो रिंग होता है, कौन से हेटेरोसाइक्लिक रिंग किस ड्रग में प्रेजेंट होता है, वही भूला जाता है मोस्टली। और मेटाबॉलिज्म वगैरह रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह हो जाता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं फार्माकोग्नोसी में। फार्माकोग्नोसी में वही अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, वोलाटाइल, उनके एग्जाम्पल, फैमिली, ये सब पूरा रहता है, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस पे। तो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में आपको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वगैरह, और कभी कभी क्या होता है कि लास्ट ईयर तो नहीं पूछा गया था, लेकिन जो फॉर्म नंबर्स होते हैं वो मोस्टली पूछ जाते हैं, जो कि पेपर को हार्ड बना देते हैं, क्योंकि फॉर्म नंबर बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता है, नहीं याद होता है, ठीक है, कंफ्यूजिंग होता है। तो आप देख लीजिएगा इसके अकॉर्डिंग। स्केड्यूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। आईपीआर कब आया था, पेटेंट एक्ट कब आया था, ये सब देख लीजिएगा। यूनिवर्सिटी एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, ऐसे हम लोग देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी से। माइक्रोबायोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, और कल्चर मीडिया वगैरह, वैक्सीन्स, इम्यूनिटी, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। रेजिस्टेंस से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बहुत लोगों का रिसर्च का टॉपिक है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस।
ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आपके बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक में। बायोकेमिस्ट्री से वही एंजाइम, विटामिन्स। विटामिन्स पे एक क्वेश्चन तो पक्का है, हर सॉरी हमेशा आता है। ठीक है, टीसी साइकिल वगैरह नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। डीएनए आरएनए का बेसिक देख लीजिएगा। ठीक है, रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन ये क्या होता है, और इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी क्या होती है, पीसीआर क्या होता है, इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक टाइम एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा जो है इसमें इम्यूनोग्लोबिन जो है काम करता है, ऐसे एंटीजन वगैरह देख लीजिए। नाउ अब हम लोग आते हैं नॉन फार्मा के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप लोग वही वेट कर रहे होंगे, नॉन फार्मा के टॉपिक्स कौन कौन से होंगे। तो ये सब जो बेसिक्स हैं आपको वही होना चाहिए, पता होना चाहिए। बेसिक्स, परसेंटेज को, रेशियो, प्रोपोर्शंस और एवरेजेस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूलाज। ठीक है, टाइम एंड वर्क सिंपल है, ये तो आपको आना ही चाहिए। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के बारे में सिंपल है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी देख लीजिएगा, ये अगर नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन, नंबर सिस्टम्स वगैरह, सिंप्लीफिकेशन, यहाँ से क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। डेटा इंटरप्रिटेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह। मुझे लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे तो नहीं देंगे, लेकिन फिर भी आप इसको जरूर एक फॉर्मूला एक बार याद कर लीजिएगा। और रीजनिंग में जैसे कोडिंग, डिकोडिंग है ना, नंबर सीरीज हो गया, एनालॉजी हो गई, ये सब आती है। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस क्वेश्चन बनता है। सिलोजिज्म, सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह, रैंकिंग एंड ऑर्डर, और ये सब कुछ पजल्स वगैरह से आ सकते हैं। अब इसके बाद जो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश। यहाँ से क्योंकि इंग्लिश के आप एक्सपेक्ट करें कि 10 क्वेश्चन तो आएंगे। तो सिनोनिम्स में अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं सिनोनिम्स में। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर क्या पढ़ूँ मैं सिनोनिम्स में। ठीक है, तो आप जो है बेसिक्स क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू जो है सॉल्व करते रहिए 20 से 30। लेकिन जो है आपको समझ आ जाएगा कि इसका सिनोनिम क्या होगा। ठीक है, इडियम्स वगैरह, फ्रेजेस वगैरह मुझे आ सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन वगैरह हो जाते हैं मेनली। तो अगर आपका जो ग्रामर जो है क्लियर है, जैसे टेंसेस क्लियर है, आर्टिकल्स क्लियर है, प्रीपोजिशन क्लियर है, एक्टिव पैसिव आता है आपको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एरर स्पॉटिंग करने आता है, तो आपको क्वेश्चन जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आएगा मोस्टली। स्पेलिंग करेक्शन आ सकता है कि ये कौन सा स्पेलिंग जो है करेक्ट है, आता है। अब जनरल नॉलेज में क्या देखें, जो भी फार्मा के करंट अफेयर्स हैं वो देख लीजिएगा। गवर्नमेंट के हेल्थ प्रोग्राम्स जो भी होते हैं वो देख लीजिएगा। जो भी इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं हाल में वो देख लीजिएगा। और ये क्या कहते हैं, नोबेल प्राइज़ देख लीजिएगा, क्योंकि नोबेल प्राइज़ जो है कई लोगों को मिला है। तो हमारे जो टीचर होते हैं वो आते हैं तो बोलते हैं कि आज इनको नोबेल प्राइज़ मिला, तुमको पता है कि नहीं। तो ये आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, बेसिक पॉलिटी, साइंस सब आप देख लीजिएगा। पॉलिटी वगैरह छोड़ दीजिएगा, साइंस देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। मैं तो बोलूँगा आप अपना नोट्स से ज़रूर रिवाइज कीजिए इन बीच में, इन सब बीच में। और ये सब जो है अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये मॉक टेस्ट है, कब दे रहे हैं, मॉक में कितना मार्क्स मिला, सब्जेक्ट वगैरह सब आप बना सकते हैं। लेकिन टाइम वेस्ट होता है इससे 5-10 मिनट। लेकिन आपको पता चलता है कि आपका जो है कौन सी गलती हुई है और क्या हमको सही करना है। और मैं बता दूँ आपको, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका जो 30 से 40 मॉक टेस्ट में जो है नंबर आ रहा है। मैं आपको बता दूँ, इट्स नॉट अ एक्चुअल, बट मैं गेस ले रहा हूँ कि इस बार जो है टॉपर्स के भी मार्क्स बहुत ज़्यादा हाई नहीं आएंगे, क्योंकि नॉन फार्मा है। कुछ बच्चे होंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, तो वो जो है उनका अच्छा मार्क्स आएगा। लेकिन बाकी सबके बच्चों के जो मार्क्स हैं वो एवरेज ही आएंगे इसमें। ठीक है, तो आप जो अगर आपका अराउंड 40 to 50 आ रहा है तो आप सेफ हैं, आराम से आपका जो है नॉन स्नाइपर में अच्छा मार्क्स आ जाएगा, अच्छा रैंक आ जाएगा। ठीक है, बट हाँ आप रिवाइज़ कीजिए अच्छे से। ठीक है, और क्या नहीं करना है ये आपको पढ़ लेना है। बाकी यही करना है कि आपको जो शॉर्ट नोट्स हैं लास्ट 20 डेज में आपको वही रिवाइज करना है। ठीक है, मैसेज वगैरह रिवाइज करना है। एक्यूरेसी ज़्यादा मेंटेन कीजिए। देखिए नाइपर जो है वो सिर्फ एक एक्यूरेसी का ही एग्ज़ाम है। अगर आपका एक्यूरेसी अच्छा होगा तभी आप जो है वो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, मैंने 170 क्वेश्चन अराउंड अटेम्प्ट किए थे, सिर्फ 170 क्वेश्चन। इसमें से मेरा सिर्फ 10 क्वेश्चन ही अराउंड रॉन्ग हुए थे, उससे भी कम ही क्वेश्चन जो है रॉन्ग हुए थे। तो एक्यूरेसी जो है मेरी बहुत अच्छी थी, इसीलिए मैं अच्छा रैंक लेकर आ पाया। तो एक्यूरेसी जो है आप मेंटेन कीजिए। ठीक है, ऐसा कि गेस मारते रहें, गेस मारना बंद करिए अभी तो। ठीक है, और एनालाइज कीजिए जो भी आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले क्या क्या करना चाहिए, जो भी लाइट रिवीजन है वही करना है। ठीक है, और जो भी मिस्टेक्स हैं वो आप अच्छे से सोच के जाइए कि हमको ये मिस्टेक्स तो नहीं करना है लास्ट डे पे। ठीक है,
कोई भी नए टॉपिक्स नहीं पढ़ेंगे, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं पढ़ेंगे। और याद रखिए, सबको लगता है कि हम लोग की तैयारी नहीं हुई है, तैयारी नहीं है, वो लास्ट डे पे भी लगता है, लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, ठीक है। मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा, लेकिन बाद में बताऊंगा, अभी आपका ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। जो भी हैवी स्टडी है वो छोड़ दीजिए, वो हम लोग देखते हैं। अच्छे से स्लीप ले लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद आप चलिएगा। मोस्टली आपका स्लीप जो है पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप लोग ट्रेन में होंगे, तो फिर भी वहाँ भी आप स्लीप जो है ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए आपके पास, कोई भी वैलिड ID कार्ड होना चाहिए, ठीक है। और जो भी एग्ज़ाम डे के लिए इसेंशियल चीज़ें हैं वो आप जरूर रख के जाइएगा, ठीक है। सो सबका मार्क्स जो है अच्छे आएंगे अगर आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू गाइस।